Okay, let's go. भाई मैंने अपने लाइफ में पहली बार क्रोज़ॉन बनते हुए देख रहा हूँ। क्रोज़ॉन बोलूँ या प्रशांत बोलूँ मैं? तो भाई एक क्रोज़ॉन को कितना समय लगता है आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो पे। ये बनाते हैं रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट क्रोज़ॉन। ये खमीर का आइडिया कैसा आया? 18 के आसपास में 17-18 में somehow I started getting fascinated by fermentation. वो मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट किया। हाँ fascinate किया। तो I went for a certification course मुंबई में। It was a very basic कोर्स है कोई। या कांचा की एंट्री कब हुई लाइफ में? ये मैटर। माधव थोड़े शायराना मिजाज के हैं। तो आप लोग ने स्टार्ट किया था फर्मेंट। आई वांट टू नो अबाउट द फर्मेंट स्टोरी। बेसिकली पूरा जुगाड़ था। इट वाज अ प्लेस ऑफ जुगाड़। रायपुर का फूड सीन को एक वर्ड पे अगर डिस्क्राइब करो तो? वास्ट। Growing. ट्रू। क्रोज़ॉन या सार्डो लाइफ टाइम फेवरेट? Sardo. साडो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज का जो वीडियो है ना बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं जानने वाला हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अबाउट बेकिंग। मतलब एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी बेकिंग स्किल को यहाँ से यहाँ लेके गए हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट खमीर। खमीर एक ऐसा ब्रांड है जो रायपुर में आज जाना जाता है क्रोज़ॉन को लेके। मतलब ये बनाते हैं रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट क्रोज़ॉन, जिसको आप प्रशांत भी बोलते हैं, जो वायरल हो गया है। तो हम जानेंगे भाई खमीर इन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, क्या आइडिया था, कैसे इन्होंने खमीर को एक ऐसे लेवल पे ले गया जो आज रायपुर में अगर क्रोज़ॉन का नाम लिया जाए तो इनका नाम सबसे पहले आता है। एंड रिसेंटली दे ओपन अ कैफ़े सब्र एंड इन्होंने इनकी जो फियांसे है उन्होंने मिलके चालू किया है। इनकी भी स्टोरी हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सब्र एंड क्या कहानी थी। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप क्रोज़ॉन लवर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि रायपुर का बेस्ट क्रोज़ॉन आप कहाँ खाए हो। भाई मैंने अपने लाइफ में पहली बार क्रोज़ॉन बनते हुए देख रहा हूँ। क्रोज़ॉन बोलूँ या प्रशांत बोलूँ मैं? हाँ? क्रोज़ॉन बोलूँ या प्रशांत बोलूँ मैं? Croissant. क्रोज़ॉन। तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था भाई, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इट्स वेरी नाइस यार। और माधव भैया को बनाते हुए पहली बार देख रहा हूँ मैं। कितने समय बाद बना रहे हो? मैं अभी मेरे को कम से कम 3 से 4 महीना हो गया भाई। बनाते लास्ट टाइम जब मैं हैंड्स ऑन इनसाइड द किचन था प्रॉपर फुल फ्लेजेडली। और कितना हो गया वो समीर? 4 महीना 5 महीना। और ये एक बार में कितने बन जाते हैं शीट पे? एक शीट में समवेयर अराउंड 24 to 26 डिपेंड्स ये देखो कितना छोटा दिख रहा है बट कितना बड़ा होता है फिर बाद में। नहीं अभी तो जो एक्चुअल रेसिपी है उससे थोड़ा सा और बड़ा ही निकलेगा बिकॉज ऑफ द थिकनेस। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा भी पैरामीटर चेंज होता है ना हम लोग का। हाँ। अब जैसे उधर पे हम लोग को 3 mm का उसका थिकनेस रखना था, वो 3.1 mm रख दिए। हाँ। तो उसमें साइज उसका मोर देन एन इंच फर्क दे सकता है वो। अरे बाप, ऐसा भी होता है? तो पहले तो हाथ को एकदम फ्री रख, भूल जाएगी कुछ डो है। ठीक है। इसको ऐसा मत समझ, एकदम ट्रिकी चीज है। नॉर्मल तेरे घर का जो डो है वो है। हाँ। इसको होल्ड कर हल्का सा और तेरे को स्ट्रेच नहीं करना है, बस इसको एक जेंटल पुल दे, थोड़ा सा लंबा कर। परफेक्ट, ठीक है। साइड को स्ट्रेच करके बाहर निकाल दे। कर ले, स्ट्रेच कर। हाँ बस। हाँ, काफी। अब तेरे को पहले अच्छे से प्रेस करके उसको रोल कर, टक कर पूरा अच्छे से। टक करते ना, हाँ, और टक कर। प्रेशर लेना, कोई प्रेशर नहीं है। जितना प्रेशर लेगा कोई इशू नहीं, पूरा प्रेशर ले और उसको स्ट्रेट लाते जाओ। स्ट्रेट आते जाओ। भाई इट्स वेरी ट्रिकी। नाइस। बन गया ये। अब बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, तेरा शेप अच्छा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज तेरा ये अच्छे से टक नहीं हुआ, ये लूज है ना। हाँ। तो अब बेक नहीं होगा ये। अब जब इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे, हाँ, प्रूफिंग के लिए। तो ये शेप अपना लूज करेगा। अच्छा। वही जब बेक करने जाएंगे तो वो अपना शेप और ज्यादा लूज कर देगा। अच्छा। दैट्स व्हाई इसमें ये पूरा टाइट है। प्रेशर देके उसको वो करना पड़ेगा। अभी मतलब प्रेशर पुश तेरा ये वापस ओपन हो जाएगा? क्योंकि तेरा वो फोन का मेरे हम लोग वाले ओपन नहीं होंगे, तेरे ओपन हो गया तो वो प्रॉब्लम है। इसको हल्का सा प्रेशर देके, ठीक है। ओह नाइस।
स्पेस नहीं है, नाउ इट्स फर्म। भाई मेरे लाइफ का पहला क्रोजोन मैंने खुद बनाया है ये। अब इसको ये कितना समय लगेगा इसको प्रूफिंग करने में? प्रूफिंग में 1 घंटा, 1 घंटा? 1 से 1.5 घंटा, डिपेंड्स अगेन अच्छा। वेदर टू वेदर, कितने समय में रखें, ये इसका थोइंग कितना देर हुआ है वो भी डिपेंड करता है। अच्छा। अभी हम लोग रखे हैं इसमें 72% ह्यूमिडिटी, दो अपने को उतना रिक्वायर्ड नहीं है अभी। वो प्रूफिंग चेम्बर में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम चल रहा है, बट वो समवेयर अराउंड 60 डिग्रीज के आसपास, 60% के आसपास ह्यूमिडिटी रखते हैं। घंटा लगेगा? हाँ, 1 घंटे से 1.5 घंटा। अगेन वो चेक करेंगे, अच्छा। मतलब वो अब देख के बता पाओगे कि वो कितना हुआ है। एवरेज टाइमिंग इज 1 hour to 1.5 hours। सेम फॉरवर्ड हम उसका रहता है क्रफिन का। क्रफिन का भी सेम, Same. एनी लैमिनेटेड डो, क्रफिन्स, सिनेमन रोल्स, क्रोज़ॉन्स, डैनिशेस, सबका सेम प्रोसेस। प्रूफिंग टाइम चेंज हो सकता है, शेपिंग चेंज हो सकता है, आपका रोलिंग चेंज हो सकता है, बट प्रोसेस मोर और लेस गो सिमिलर। सार्डो का पूरा अलग हो जाता है। तो माधव भैया मुझे एक बताओ कि आपके मेन्यू में क्या क्या है? बेसिकली हम लोग स्पेशलाइज करते हैं सार्डो में और क्रोज़ॉन में। ठीक है। तो उसमें 2 डो हुआ, सार्डो एंड लैमिनेटेड डो। लैमिनेटेड डो में देन यू कैन वर्क एक्सटेंसिवली, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। आप कितना भी, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस रेंज पे जा रहे हो। अभी हम लोग करेंटली क्या बहुत बेसिक्स में कर रहे हैं, डैनिशेस, क्रोज़ॉन्स, सिनेमन रोल्स, क्रफिन्स। क्रफिन्स में भी अभी क्या है, दीज आर प्लेन क्रफिन्स, दीज आर प्लेन सिनेमन रोल्स। क्रफिन्स में वी कैन चेंज द फिलिंग, ऊपर का उसका आइसिंग चेंज कर सकते हैं। सीजनल बेस भी होता है मैम? सीजनल कर सकते हो, हाँ। मतलब यू कैन वर्क डैनिशेस में भी। जब जैसे ये हम लोग का बेक डैनिश है, अच्छा। स्पिनच एंड चीज डैनिश, ठीक। तो इसमें जब बेकिंग के लिए जा रहा था तो इसमें उसी समय हम लोग ने चीज और स्पिनच डाल के वो किया। बट इसका यदि प्लेन डैनिश लिए, वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग मैंगो डैनिशेस, और फिर जो स्ट्रॉबेरी डैनिशेस, मतलब एनी फॉर्म में आप, मतलब आपको अभी हम लोग उधर सब्र में एक दे रहे थे, को दिखाऊंगा, टमेटो एंड सन ड्राइड टमेटोज एंड क्रीम चीज डैनिश। ये ट्राई करेंगे हम पक्का। तो आप मुझे पहले ये बता दो ऑडियंस को हमारी कि जोमेटो पे भी अवेलेबल हो आप? यस, क्या टाइमिंग? लिमिटेड। जोमेटो में हम लोग 10 to 6 अवेलेबल है। अच्छा। मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6, ट्यूसडे टू संडे। एंड खमीर को, बाय द वे, खमीर को कितने साल हो गए? या यदि इस किचन को बोलोगे तो 4 years, 2023 years आई थिंक, 2022 से अभी तक। अच्छा। एंड खमीर जो ब्रांड, हाँ, एज अ ब्रांड Brand एस्टैब्लिश्ड Okay. ब्रांड आपको 2022 में आया था। हाँ। बट मैं जो उसको फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था, फर्स्ट टाइम मैं मार्केट में आया था एज अ होम बेकर ले लो, या मतलब अपने आप को ट्राई करने के लिए, दैट वाज 2019। ओके। 2019 से। कूल। आगे की स्टोरी हम बता दें आपको। तो भाई खमीर के किचन के बाद मैं आ गया हूँ सब्र, क्योंकि ये भी इनका ब्रांड है। तो हम पूछते हैं इनसे सब्र और खमीर को बनाने में कितना समय लगा और क्या मेहनत लगी। तो हाय भैया, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माधव सर, द फाउंडर ऑफ खमीर एंड सब्र। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि खमीर का आइडिया कैसा आया एंड व्हाई खमीर? यार, खमीर का नाम तो बहुत ही रैंडम था। हाँ। वो तो एक भैया हैं, उनके साथ हम लोग नाम का डिस्कस कर रहे थे रैंडमली कि क्या नाम रखा जाए। तो ही जस्ट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्या। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस बताया कि घर में जो खमीर लगाते हैं या वो करते हैं, उस टाइप का। तो वो जैसे ही मुंह में वो खमीर शब्द आया, ही सेड कि यार खमीर रख लो। दिस वुड। तो आपने जब तुरंत वो सर्च वर्च किया तो डोमेन मिल गया आपको? यार, डोमेन मिल गया, डोमेन अवेलेबल था। हाँ। ट्रेडमार्क्स एंड वो सब तो अब चल रहे हैं, अभी भी वो है, बट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अच्छा, ये आइडिया है खमीर का। एंड क्या माइंडसेट था आपका व्हेन यू स्टार्टेड खमीर? यार, खमीर स्टार्ट किया था तो मेरे को मेजरली बस एक्सपेरिमेंटल था। तो बेसिकली जब खमीर स्टार्ट हुआ ना, खमीर बाद में आया,
पहले आइडिया ऑफ लर्निंग अबाउट फर्मेंटेशन पहले था। ओके। हाँ मतलब जब 2018 के आसपास में 17-18 में अपन जब खाली रहते तो अपन स्क्रॉल डाउन करते रहते। हाँ। तो मैं यूट्यूब में स्क्रॉल डाउन करता था एंड somehow I started getting fascinated by fermentation. ब्रेड से भी पहले kombuchas, kimchis, कीफर्स, मतलब how do you ferment things and उसका जो फ्लेवर आता है वो मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेट किया। हाँ फैसिनेट किया। हाँ। बट देन easiest way to reach to fermentation was bakery for me. ओके। मतलब उसको समझना करना बिकॉज वो अपनी आम जिंदगी में अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता था। हाँ। अब मैं भी उस तरीके से देखोगे तो आई वाज अ एमेचर उस समय, मतलब मेरे को उतना ज्यादा आइडिया था नहीं। तो मेरे लिए भी बेकरी इज अ क्लोजर रीच। यदि अब आज के डेट में मैं तुमको बोलूंगा कि kombucha बना लो। बनाओ या kombucha सीखो या एक ब्रेड बनाना सीखो, एनी लेमन पर्सन वुड वांट टू गो फॉर अ ब्रेड मेकिंग। तो मैं उसी तरीके से गया और मैं बस जानना चाह रहा कि इंटरेस्ट है कि नहीं है मेरा। अच्छा। तो आई वेंट फॉर अ सर्टिफिकेशन कोर्स मुंबई में एक शेफ के अंडर में। आई लर्न वाज अ वेरी बेसिक कोर्स। कोई आई एम नॉट अ पेस्ट्री शेफ या मैं कोई डिग्री या वो नहीं किया हुआ। इट वाज अ वेरी बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। वो किया, देन आई गॉट फॉन्ड ऑफ इट। फिर वापस आके भी मेरे को पता नहीं था कि मन रहेगा कि नहीं रहेगा। वापस आएंगे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट स्लोली, बट जैसे मैं करते गया ना तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली परसीव एंड आई कैन मेक फ्यूचर आउट ऑफ इट। तो आपने जब अमीर चालू किया था तो आपने गैप आइडेंटिफाई किया मार्केट पे कि किस चीज का गैप है? यार उस प्रोस्पेक्ट में सोचने में ही मेरे को थोड़ा समय लगा क्योंकि मेरे को मार्केट ही नहीं पता था। इट वाज जस्ट दैट जब मैं आया वापस ना तो जो चीज मैं सीखा था या जो चीज मेरे को सीखने का मन था, मेरे को फ्रॉम डे वन आई वांटेड टू वर्क इन सार्डो। डे वन से मैं जब बेकरी सीख भी रहा था ना वहां पे मैं सार्डो के बारे में नहीं सीखा, बट माय एम वाज टू लर्न अबाउट द सार्डो। एंड व्हाट आई रियलाइज वाज कि यहाँ पे सार्डो का मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं कर, मतलब है भी तो इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंशियल, मतलब उसका वजूद उतना था नहीं यहाँ। बहुत सारे कारण है बिकॉज ऑफ द टाइम एंड एवरीथिंग। जितना रायपुर में कोई भी चीज आने में भी अडेप्ट करने में भी समय लगता है, दैट इज अ गिवन फैक्ट, वो सामने है अपने। तो उसके कारण मेरे को लगा कि मार्केट का तो नहीं सोचा, बट हाँ ये मेरे को लगा कि यार मैं सार्डोज ला सकता हूँ, इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। उसके पहले मेरे को खुद को ही सीखना था। मतलब मेरे खुद के लिए इतना नया था कि मार्केट में जाने से पहले मैं कुछ भी तरीके से नहीं घुस जाऊँ एकदम, क्या इसको पता ही नहीं है क्या बेच रहे करके ना। आपने जब पहली बार सार्डो बनाया था कितने बार लगा आपको बनाने में, मतलब प्रैक्टिस कितना करना पड़ा? प्रैक्टिस मतलब मेरे को फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड मेकिंग स्टार्टर, मैं अपना जो पहला स्टार्टर फीड एक कल्चर रहता है, मतलब आपको स्टार्टर बनाना रहता है फिर उससे आपके सार्डोज बनते हैं। तो फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड मेकिंग माई फर्स्ट स्टार्टर टू द टाइम आई गॉट माई फर्स्ट एक्चुअल लोड, इट वॉज 6.5 months। क्या बात कर रहा हूँ? 6.5 मतलब महीना 2 महीना तो मेरे को स्टार्टर रेडी करने में लग गया। हाँ। क्योंकि मैं पता नहीं फॉर सम इट्स नॉट दैट ट्रिकी। अभी देख के लगता है कि यार क्या है, हाँ। टू जस्ट फीड एंड करो, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो सब चीज नहीं थी। तो उस समय मेरे को महीना 2 महीना तो स्टार्टर को समझने में ही लग गया कि भाई ये अच्छा है कि नहीं है, उसको कंपेयर करना। मतलब मैं बना तो लिया बट इज इट एक्चुअली गुड इनफ टू यूज इट और नॉट, वो ही नहीं पता था मेरे को। तो आपने जब पहला सार्डो बनाया एकदम परफेक्ट बना जो, तो आपने किसको ट्राई कराया था? मैं खुद ही किया था। कोई फ्रेंड किसी को नहीं कराया? यार अब उतना डिटेल में याद नहीं, आई एम नॉट श्योर मैं किसी को ट्राई कराया था कि नहीं कराया था, बट अगर ट्राई भी करवाए थे तो उनका रिएक्शन क्या था पहला? ये अच्छा था। अच्छा था? हाँ क्योंकि मैं तभी ट्राई कराया जब अच्छा लोग निकला, मैं खुद उससे वही। satisfied था, मैं तभी कराया। हाँ। बिकॉज मैं खुद ही उस चीज में घबराया हुआ था कि भाई मैं कुछ ऐसा उटपटांग नहीं खिला। ना खिला। और ऐसा नहीं है कि पहला अच्छा आया तो सेकंड भी अच्छा आ गया, ऐसा नहीं है। पहला अच्छा आने के बाद फिर समय लगा उस चीज को। ओके। क्योंकि इट वाज मोर ऑफ अ फ्लूक, या फिर फ्लूक तो नहीं बोलोगे बट मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो मेरे को मिल गया, जिसका मेरे को बैक एंड क्लियर नहीं था। तो वो वापस बिगड़ा और फिर सही हुआ।
बट फिर वो एरर्स कम होते गए और रिजल्ट्स बेटर हो गए, देन फिर इट बिकेम स्टैंडर्डाइज्ड। आप जब स्टार्ट किए थे तो आप अकेले थे किचन में, खुद ही बनाना सब हाँ कुछ? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्टार्टर बनाया, मैं उसको यूज कर एप्लीकेशन में लेके आया, मैं बनाया, बेक किया, आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई ठीक है, अब लोफ निकाल रहा हूँ मैं एक। इट केम आउट एज अ हार्ड रॉक। मतलब अपना जो लाइमस्टोन होता है वो होता है, उतना हार्ड लोफ निकला था मेरा। क्या बात है। उस कुछ नहीं कर पा रहा था ना, उसको मैं स्लाइस कर पा रहा था ना यूज कर पा रहा था। इट वाज जस्ट अ लंप ऑफ डो इनसाइड विद अ सुपर हार्ड क्रस्ट आउटसाइड, मतलब नॉन एडिबल थिंग था वो बेसिकली। और वो बहुत लंबे अरसे तक। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सार्डो? मतलब मुझे लगता है लोग बोलते हैं बहुत हार्ड रहता है, खाने में उतना मजा नहीं आता, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? यार सार्डो का बेसिक डेफिनेशन यदि आप जाओ तो इट्स अ टेक्निक। मतलब सार्डो कोई एक पर्टिकुलर लोफ का नाम नहीं है। आई फील सार्डो इज मोर ऑफ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ ब्रेड यूजिंग नेचुरल एंड वाइल्ड यीस्ट एंड बैक्टीरिया। सबसे बेसिक टर्म्स में जाओ तो वही है आपका। ओके। कि आप आपके आसपास में जो बैक्टीरियाज और यीस्ट है, आप उसको एक कॉलोनी देते हो जिसमें वो लोग आके थ्राइव करते हैं, फीड करते हैं, उनको ही आप यूज करते हो टू फर्मेंट योर ब्रेड। ओके। तो दैट इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग, उससे मैं कोई भी ब्रेड बना सकता हूँ। और उसको खाने से लाइटनेस लगती है, हैवी हाँ। कम रहता है वो। बिकॉज इट इज स्लो फर्मेंटिंग, हाँ। आपके गट्स के लिए इजी रहता है बिकॉज ऑफ लो इन ग्लूटेन। बिकॉज स्लो फर्मेंटिंग है हाँ। तो ग्लूटेन नेचुरली कम होगा, तो वो आपके गट्स को इजी रहता है, आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। ओवरऑल इट्स वेरी लाइट, नॉट बिकॉज इन द टेक्सचर, इन द टर्म्स की टेक्सचर या उसका फ्लेवर या उस वाइज लाइट, एज इन टू योर स्टमक इट इज लाइट। ओके। मतलब आप जब उसको खा रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको डाइजेशन में वो इजी रहता है, तभी वो लाइटनेस रहती है। तभी वो लाइटनेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोफ आपको एकदम सॉफ्ट मखमली मिलेगा, वैसा नहीं है। हाँ। रादर इट इज जनरली ऑपोजिट। हाँ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधव भैया, जब आपने खमीर चालू किया तो कितना इन्वेस्टमेंट था? एकदम इनिशियल वाला बताऊं? एकदम इनिशियल वाला। एकदम इनिशियली था मेरा 30-40 हजार रुपए। 30-40 हजार? हाँ, बस? 20-30 हजार, 30 हजार मान ले, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ आई थिंक, और कम था, 20-30 हजार मान ले मात्र? मात्र। और अभी जो सेटअप है? नहीं, अभी ज्यादा है। अभी कितने का सेटअप होगा? मैं तो जो मशीन ही आपकी बहुत महंगी लगी। खमीर के हाँ। वहां पे अबव 30। 30 lakhs लगी रहे, क्योंकि वो मुझे। हाँ यार, नॉट ओनली इक्विपमेंट्स, हाँ। आपका मतलब पूरा लेआउट चेंज हुआ है, वहाँ पे सिविल का वर्क आया हुआ है, टाइलिंग हुआ है, और थोड़ा सा एम्बियंस को भी ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं कि बस बेकरी के लिए बेकरी बनाए, तो उसको बनाया गया था एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडियो बेकरी। हाँ। मतलब एनीवन कैन लुक इनटू इट एंड वो देख के थोड़ा फैसिनेट हो, टू ब्रिंग आउट दैट कल्चर, मतलब एंड वो वाइब वो करे यार। मतलब इट वेंट ऑन वेरी वेल। वो लुक वाइज हम लोग गए थे भाई, उसमें इन्वेस्ट करें। वन क्रोजॉन एंटर कब हुआ? क्रोज़ॉन एंटर हुआ 2022 में। अच्छा। 2022 में, मतलब आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट 2021 से ही। कोविड के टाइम पे ही मैं बहुत ज्यादा उसमें थियोरेटिकली कर- बहुत ज्यादा वर्क करने लग गया था। उसके पहले भी एक दो बार वर्क किया हुआ था, बट वो बेसिक आइडियाज थे। बट एकदम डिटेल में गया मैं 2021 से। इन प्रैक्टिकलिटी उसको एप्लीकेशन में हम लोग लेके आ पाए 2022 में। भाई मतलब मतलब जब रायपुर start- में आज आपका क्रोजॉन नंबर 1 पे माना जाता है। क्रोजॉन खाना है तो खमीर इज ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी। एंड आपने डे 1 से खमीर को एज अ ब्रांड सोचा था, मतलब ट्रीट किया था कि मुझे ब्रांड लेके जाना है इसको? नहीं। स्टार्ट किया था तो जैसे बताया ना कि वो नाम वो क्लिक किया, उसके बाद जब आई वाज जस्ट ट्राइंग, दैट वाज जस्ट अ नेम टू कम आउट इन द मार्केट। यदि आज के डेट में मैं कोई भी चीज बेच रहा हूँ, तो मैं कोई एक नाम से बेचूं, वो हमेशा एक वो है, बस इतना ही था उस समय। slowly and gradually when I started learning more about it, I started getting more fascinated about it। तब फिर लगा कि यार इसको एक वो है, इसका एक हुक है
या खमीर कैन बिकम अ ब्रांड, तब लगा मेरे को। अच्छा, कब की बात है ये? आफ्टर कोविड आई वुड से। आफ्टर कोविड। क्योंकि यदि कोविड नहीं आता तो हो सकता है कि पहले वो चीज क्लिक कर देती, बट बिकॉज जब 2019 में स्टार्ट किया, 2020 में ही कोविड आ गया। अच्छा। तो वो 2 साल, आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू नो मोर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट खमीर। खमीर। वो स्पेस मिल गया उसको सीखने के लिए। तो हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग है कि अभी तक के हमने कितने क्रोसॉन सेल कर चुके हैं? यार ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब यदि मैं इस चीज के ये stats- हमारे हर पॉडकास्ट में रहता है। हाँ नहीं, पर यदि मैं इस चीज का स्टैट्स रखता अपने हाँ। पास तो मेरे को जवाब देना बहुत इजी हो जाता। उनका स्टैट्स नहीं है, मैं हो सकता है कि एकदम ऑफ द ट्रैक बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बट ये 2022 से मैं कैलकुलेट करूँ तो जैसा मेरे को पता, आकांक्षा भी हेल्प करी, तो आई थिंक 20-25,000 आई कैन से, आई कैन। अब मे बी बहुत कम बोल रहा हूँ, मे बी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। बोल, आई हैव नो क्लू, बट टेंटेटिवली 20-25। बट आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी 1 लाख क्रॉस कर लिए हैं ये 25,000 बोल रहे हैं। अपन लोग एक दिन बैठते हैं, बताओ, एक दिन बैठते हैं अपन हाँ। लोग मेजर इवेंट्स को यहाँ Calculate के, उसको कैलकुलेट के कितने क्रोजॉन्स जा रहे हैं, कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से अपन अच्छा, टेल मी वन थिंग कि जो आपने figure देंगे। पहली बार किसी को जब क्रोसॉन खिलाया आपका, तो उसका रिएक्शन क्या था? अरे यार वेरी गुड, मतलब कौन था वो? कौन था, नहीं याद है, नहीं याद है किसको खिलाया था फर्स्ट टाइम। भाई जो पहला खिलाया होगा तो ऑफ कोर्स याद रहेगा आपको। नहीं एक्चुअली नहीं याद नहीं। आपको खिलाया हो, हाँ। नहीं, आकांक्षा को तो नहीं खिलाया होगा पहला आपने। पहला नहीं होगा, बट या बिकॉज शी वाज ऑलरेडी देयर इन लाइफ उस समय, या। जब ये मैं क्रोजॉन्स का कर रहा था। हाँ। तो उस समय में जनरली अपनी चीजें जो भी टेस्ट कराना है वो आकांक्षा को लेके जाता था, नॉट बिकॉज कि एज अ फ्रेंड या वो, बट बिकॉज आई यूज्ड टू सी हर मोर ऑफ अ वेरी ब्लंट पर्सन। मतलब इसको मैं स्टार्टिंग से ही देखा हूँ कि कुछ भी चीज मैं टेस्ट करा रहा हूँ अपनी भी या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो शी इज वेरी वोकल अबाउट इट, नॉट ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी, उसका खुद का ब्लॉगिंग का भी काम था उस समय, नॉट लाइक दैट, बट इन अ मैनर कि जब मेरे से वो बात करती है, मेरे को कुछ भी बताती थी वो, तो उसमें वो उस चीज को क्लियर रखती थी पूरा, कि मतलब यार ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये चीज बहुत ही अच्छी है, या इस चीज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए आई यूज्ड टू ऑलवेज प्रेफर टेकिंग हर फीडबैक एज अ वेरी कोर फीडबैक फॉर दैट रीजन। Now it's time to welcome Akanksha on our podcast. बीच में. So welcome to Akanksha our podcast. Thank you so much, guys. तो आप मुझे ये बताओ कि आकांक्षा की एंट्री कब हुई लाइफ में? ये माइक है भाई इतना 2021 2020 में, कैसी हुई सब जानना चाहता हूँ। 2020 में कोविड के टाइम पे ही, हाँ। बिकॉज शी केम टू रायपुर, वो इंस्टाग्राम में एक इसका पेज का नाम अलग था इनका। बाय द वे गाइस, आकांक्षा इज आल्सो इन्फ्लुएंसर। आकांक्षा इतने काम करती है ना, डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करती है, फूड ब्लॉगिंग करती है, एंड खुद का पोसा। हाँ, मैं पोसा से इंट्रोड्यूस हुआ था आकांक्षा से बिफोर आई थिंक, और लॉकडाउन पे, लॉकडाउन पे, बाद में एंड उसके बाद अभी सब्र चला रही है, देन उसके बाद खमीर का डिजिटल मार्केटिंग पेज हैंडलिंग करती है। भाई आकांक्षा कहाँ से लाते थी पावर? आई थिंक मुझे लगता है अगर सिर्फ मैं एक काम करूँ तो बोर हो जाऊंगी, तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जो भी मेरा मन में आता है मैं सब कर लेती हूँ। आकांक्षा का हैंडल हम डाल देंगे, बट शी इज सो क्रिएटिव भाई। इसका एक बार पेज देख लो आप आकांक्षा का, लिटरली मेरे से ज्यादा मन करेगा, मतलब भूख लगेगी आपको, है ना? ये मेरे यू आर वेरी काइंड। जेन्युइनली मयंक से ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स। नो बाबा, ना। नहीं, इसका कारण ये है कि हाँ यार तुम मार्केट में जो प्रेजेंस है, तुम्हारा जो नॉलेज, तुम जितना घूमता है हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अपना बट होगा, बट जो आकांक्षा पोर्ट्रे करती है जिस हिसाब से, वो या वो तो लैंग्वेज है, वो मतलब तुम्हारा लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज अलग अलग है। बट मुझे भी कहीं पर भी खाने के लिए कभी भी जाना रहता है, किसी भी टाइम पे, रैंडमली रात को 10 बजे मयंक ये खाने का मन कर रहा है, कहाँ जाओ? मैसेज कर तो अभी भी तो वही, अभी हम लोग भगत ताराचंद जा रहे हैं, भगत ताराचंद अपने दिमाग में क्लिक इंट्रोड्यूस कराया था। वो जो तू मैंने थाली वाला डाला था। हाँ वो उसमें, इसलिए हम लोग भगत ताराचंद इतना रेगुलर हो गए। आफ्टर दिस शूट वी आर गोइंग। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आकांक्षा आई 2020 में, उसके बाद कैसे हुआ?
ये तो पहले ना इसका जो पेज था आकांक्षा का, अभी बोल भाई बराल के नाम से, पहले उसका नाम वियर्डो करके था। मतलब पहले, अच्छा ये मुझे नहीं पता है गाइस, क्या था ये? तो स्टार्टिंग में मेरे पेज का नाम था वियर डो मतलब मैदा आटा, वैसा वियर डो। काफी मैंने स्टार्टिंग वैसे की थी एंड तब मैं माधव से कनेक्ट की थी क्योंकि ही वाज द ओनली वन डूइंग सच काइंड्स ऑफ ब्रेड्स। लाइक सार्डो पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, मुझे अभी भी याद है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता था और मुझे खिलाता था। एंड मैं क्योंकि बहुत ही ब्लंट हूँ, बोल देती थी कि ये तो एकदम ही डॉगी का कान लग रहा है, खाया नहीं जा रहा है। And one more thing guys, she is also a recipe curator. या यस, तो मुझे बचपन से ही काफी शौक था रेसिपी बनाने का। हमेशा हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे ये कॉन्वर्सेशन होता है कि लंच पे क्या खाए, लंच पे होता है डिनर में क्या खाए, डिनर में होता है ब्रेकफास्ट में क्या खाए। तो यही कॉन्वर्सेशंस होते रहते थे। फिर मुझे बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करनी रहती थी। दैट इज व्हेन आई गॉट टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि आप अलग टाइप के ब्रेड्स कर रहे हो, फोकाशिया कर रहे थे एट दैट टाइम, you were also trying ciabatta and a lot of croissant recipes. बट साडो एक था क्योंकि मैं भी न्यू थी उसमें, तो मैं खाती थी और बताती थी ये ऐसा इतना गंदा बना है, ये ऐसा बना है, ये वैसा बना है। बट वहां से यहाँ तक का मतलब कि आई थिंक आवर बॉन्डिंग पॉइंट वाज रेसिपीज रेक्टिफाई करना। Yes. वो कुछ बना रहा है, मैं कुछ बना रही हूँ, एक दूसरे को बना के बस खिलाते ही जा रहे हैं। That is all. And then He is also a foodie, या big foodie. Right. वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो और पर एक्चुअल में जो मेन बात स्टार्ट हुई थी, दैट वाज आफ्टर एक्चुअली वन ऑफ द ओपन माइक्स या met at. माधव थोड़े शायराना मिजाज के हैं। So he would do poetry in Hindi and he was also learning Urdu at that time. And मैं तो English में करती थी. But हाँ, it's like we are same but different. चलो हम अब स्टार्ट कर दे पॉडकास्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आकांक्षा जब आई तो आप लोग ने स्टार्ट किया था फर्मेंट। आई वांट टू नो अबाउट द फर्मेंट स्टोरी। So Ferment was basically a mixture of three people. We had a third partner as well, Akhand, जिनका नाम है। Madhav and Akhand की दोस्ती भी थी. Both of them bonded over coffee, like Madhav and I bonded over food. So then we thought, why not to bring all these three things together? At that time, I was working at AT&T because I'm an टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मेरे को फुल नहीं था कि मैं वो सब छोड़ के इस इंडस्ट्री में घुस जाऊं। बट देन स्लोली एंड इवेंचुअली आई गॉट इनटू दैट। सो आई वुड से कि हाँ, मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया, दोस्त मिले, ऐसी जगह नहीं है, खोल देते हैं। तो बहुत ही छोटी सी हम लोग ने जगह खोली। हम लोग को लगा कि चलेगी नहीं चलेगी। एंड कॉन्सेप्ट भी, जो लोग भी उधर गए होंगे देखा होगा, बहुत ही रॉ एंड रस्टिक था, नथिंग प्रिटेंशियस, क्योंकि हम लोग वैसे लोग नहीं है जो थोड़ा शोशा और ये सब ना हो। ऑल्सो क्या था यार, उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं था। मतलब तुम ये समझ कि नया कैफे खुल रहा है, अब नए कैफे में अखंड एक है, एक मैं हूँ, एक आकाश है। अखंड का उस समय 1 DM का कॉफी शॉप वाज रनिंग, बट एज अ कैफे विद फूड एंड एवरीथिंग उनका भी उतना वो नहीं था। मेरा खुद का कमिंग आउट टू अ कैफे वाज द फर्स्ट टाइम, इनका भी कमिंग आउट टू अ कैफे वाज द फर्स्ट टाइम। तो बिकॉज इट वाज सो न्यू टू अस, कोई भी हम लोग उस टाइप का रिस्क नहीं ले रहे थे कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि आपको उस चीज को रियलाइज करने में ही हालत खराब हो जाएगी। और व्हाट इफ इट डिडंट क्लिक, बिकॉज वी ऑल वर वेरी स्केप्टिकल। टचवुड इट क्लिक्ड क्वाइट वेल, बट इसलिए हम लोग लो इन्वेस्टमेंट में छोटी सी स्पेस में करें, बहुत मिनिमल रखे। जो भी इंटीरियर भी था उसका, बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करके उसको जितना रॉ रख सकते थे उतना रॉ रखा उसको। बेसिकली पूरा जुगाड़ था। इट वॉज अ प्लेस ऑफ जुगाड़। या कितना समय था, मतलब फर्मेंट को कितना समय हुआ ओपन कितने टाइम तक? तो हम लोग ओपन के फर्मेंट सितंबर 2022 में, इसके बर्थडे के नेक्स्ट डे में। आई हैव टू टेल यू समथिंग कि अखंड, मेरा, माधव, हम तीनों का बर्थडे सितंबर में आता है और हम सितंबर में ये शूट भी कर रहे हैं। ये मैंने सोचा कि Yes, very closer to the date when we had actually opened Ferment, and I think we ran it for 3 years. क्या बात Like कर रहे हो? 22, 23, 22 years, Two point something. 2 point something. Cool. So my next question is about Sabr. भाई, it's very nice name. कैसे आइडिया अबाउट सब?
So Sabra, I think yes. So I think the day we met, we bonded over food, जैसा कि मैंने आपको बताया, and within a month, we were sure that both of us wanted to start a place together, wherein we would do everything that is not there. इन रायपुर एट दैट टाइम मैं ये नहीं प्रोक्लेम कर रही हूँ कि हम लोग ही सब कुछ लाए हैं, मैं ये बोल रही हूँ जो मुझे थोड़ी बहुत कमी रहती थी मैंने उसको फिल करने की कोशिश की है। मतलब बिफोर फॉर्मेट ये सब कुछ सोच लिया था। ये सब सोच लिया था बिफोर फर्मेंट, पर जैसा कि मैंने बताया फर्मेंट के टाइम पे आई वाज ऑलरेडी डूइंग माय ओन जॉब एंड आई डिड नॉट हैव द बैंडविड्थ एंड आई डिड नॉट इवन हैव मुझ में उतना करेज भी नहीं था मॉनेटरीली भी, मैं बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम आई डोंट नो 22 आई वाज एट दैट टाइम, मेरे पास उतना पैसे भी नहीं थे, तो आई वाज लाइक कि फर्मेंट खोल के देखते हैं चलेगा तो हम सोचेंगे, but touchwood ferment did so well that I left my job. I could convince my parents कि job की requirement नहीं है अभी, and then we started working on it. सब्र स्टार्ट ऐसे हुआ कि हमको एक ग्रोथ चाहिए थी ferment के ऊपर भी, and we wanted to also try a lot of different things. Both of us love fusion food. एंड वो सब हमको एक्सपेरिमेंट करना था। सब्र जो नाम है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है पेशेंस। क्यों पेशेंस? क्योंकि एवरीथिंग दैट वी सर्व हियर इज मेड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कि आपका ब्रेड भी स्क्रैच से है, जो सॉस हम यूज करते हैं वो भी स्क्रैच से बनता है, एवरीथिंग। कॉफी अगर हम लेते हैं तो फ्रेशली ग्राउंड कॉफी लेते हैं, इन सब चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड वो टाइम पेशेंस यू नो इट्स को रिलेटेड। आप टाइम दोगे तो आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो ये हमारा कोर एथोस था कि एक स्लो आर्टिसनल कैफे खोलेंगे जहाँ पे आराम से सब चीजें हो, कुछ भी एकदम। यूजुअली कॉफी प्लेसेस, कॉफी कल्चर इज मोर अबाउट पिक एंड गो, तुरंत कॉफी लो निकलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कॉफी खराब होती है, कुछ भी होती है, ऑफ कोर्स उसका भी एक अपना चार्म है, बट इन अ सिटी लाइक रायपुर वेयर एवरीबडी इज अ लिटिल लेड बैक, I think this was a kind of place that we wanted to create. वेरी नाइस। तो सब्रों का जो आइडिया था कितना समय लगा उसको हकीकत में करने में? मैं बहुत समय तो क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस भी थे या तो जब फर्मेंट चल रहा था ना, सब्र का प्लानिंग उसी समय से स्टार्ट हो गया। तो हम लोग ने सोचा था कि फर्मेंट एक है, विल ओपन आवर ओन स्पेस, जो हम लोग के आइडियाज है उसको वो करने के लिए गो एट विद दैट ब्रांड एंड उसको करेंगे। उस समय सब्र नाम तब तक नहीं, बस ये था कि एक कैफे है जिसको हम लोग को वो करना है। नाम सोच रहे थे, कर रहे थे, देयर वर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द नेम एज वेल। उसमें थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल हुए क्योंकि बस सब्र नहीं रखे, सबर सब मतलब अलग अलग वो थे, उसमें ट्रेडमार्क किसमें अवेलेबल है, बिकॉज वी वांटेड टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। पर उसको जब करना था एक्चुअल में एक दूसरी जगह थी जहाँ पे हम लोग उसको करना चाह रहे थे। देयर वाज अनदर प्लेस जहाँ पे हम लोग उसको ओपन करना चाह रहे थे, वहाँ पे उसका लेआउट हुआ, दैट वाज फ्रॉम द बेस, पूरा नींव से कंस्ट्रक्ट करके वो करके बना के करने का था। बट थिंग्स वेंट ऑन अ डिफरेंट वे, उसका जो होना था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो चेंज हुआ। फिर इधर पे हम लोग को करने का ऑप्शन मिला, हम लोग ने उसको इधर शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, हम लोग ने उसको इधर लाके किया। तो वो एक ओवरऑल आप देखोगे तो जिस दिन सब ओपन हुआ उससे 1.5-2 साल आप मान लो, Yes. okay, 1.5 2 years, Yeah. 2 years. taking everything into consideration, Yeah. from the point of ideation to the point of execution, 1.5 से 2 साल। Because we had hired an architect जो हमारे टाइप सौम्या who you might also know local guy. या तो उनसे हम लोग कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे उनके साथ, उनके ब्यूटीफुल आइडियाज थे। एग्जैक्टली उन्होंने पढ़ लिया था। हम दोनों का टेम्परामेंट अगर आप देख रहे हो तो बहुत डिफरेंट है, मैं थोड़ी सी लाउड हूँ और ये काफी शांत है, तो सब होना चाहिए इंक्लूड करके that is how it should be। yes better you said that yes नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज अ कपल, शादी होने वाली जल्दी इनकी, मैं आ रहा हूँ ना? of course भाई शादी प्रमोट मत कर देना। तो एज अ कपल आप कैसे बिजनेस मैनेज करते हो? भाई दो बिजनेस मैनेज कर, दो नहीं, ये तो मैं 4-5 तो गिनवाई दी हूँ इनका। I think मैं जो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। अरे आप बताओ।
मुझे ऐसा लगता है द मेन रीजन फॉर द शादी टू वर्क आउट वाज कि हम लोग ने बिजनेस साथ में कर लिया है तो शादी भी कर लेंगे क्योंकि बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ थॉट्स नहीं है उसमें, मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको अगर हम टैकल कर लेते हैं, और जैसे मैंने बताया हम लोग का टेम्परामेंट बहुत, जब मैं हाइपर होती हूँ कभी कोई जगह पे जरूरी है फर्मनेस की और कभी कोई जगह पे जरूरत है कामनेस की, तो बैलेंस हो गया। तो मुझे लगा एक नारियल की तरह हो आप, सॉफ्ट बाहर से सही बोला ना। यस। व्हाट अबाउट यू, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे मैनेज होता है? यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है बिकॉज हम दोनों का इट मे बी अ प्लस पॉइंट कि हम दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को ना बहुत इजीली अलग कर पाते हैं। मतलब हम लोग जब जैसे कोई मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग ऑन सम मेन्यू, रेसिपी क्यूरेशन या आइडिएशन, तो हम दोनों ही बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट पुट कर लेते हैं, उसमें हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू पर्सनल, तब फिर ये थोड़ा मेरे ऊपर हावी हो जाती है, तब फिर मैं उसको थोड़ा सा काम कर, बिकॉज वो दोनों अलग है। मतलब एक में आपको अपने पॉइंट रखना ही पड़ेगा, व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली आपको अपने पॉइंट्स जो आइडियाज है वो देना ही पड़ेगा, कुछ भी कर। दोनों ने अपना अपना काम डिवाइड करके रखा हुआ है। डिवाइड भी किया हुआ है, ओवरलैप भी होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम अलग नहीं कर सकते, बट शी नोज, मेरे को पता है कि इनकी एक्सपर्टीज किस में है, इनको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज किस में है, मैं किस चीज में ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, ये किस चीज में ज्यादा फोकस कर सकती है, तो उस तरीके से बटा वही है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे आप दोनों तीन तीन कोई पॉइंट्स बताओ, प्रोज एंड कॉन्स बोथ, एज अ कपल बिजनेस में आगे बढ़ाता है और एज अ कपल आपको नीचे डाउनग्रेड भी करता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ओके। पहले pros positives, बता हाँ, positives, first I would say compatibility. When you're already compatible as a couple, you might, chances are कि आप business में भी compatible हो जाओगे क्योंकि आपका कुछ तो चीजें मैच करेंगी। और pros, और है pros कोई? हम लोग बहुत ओपनली कम्युनिकेट कर लेते हैं, कुछ भी मन के अंदर नहीं रखते हैं, बिकॉज इवन इन पर्सनल लाइफ वी हैव टू कम्युनिकेट एवरीथिंग। तो प्रोफेशनली भी अगर कोई डिसीजन हमको सही नहीं लग रहा है, बहुत ओपनली हम लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं, और बहुत डिफरेंसेस आते हैं जैसे कि माधव ने पहले बोला। बट मुझे ऐसा लगता है थर्ड पॉइंट इज हम दोनों का एथोस और कोर सेम है, तरीका अलग अलग है पर कोर हमारा सेम है। हम दोनों सेम चीज करना चाहते हैं, वो अलग तरीके से करता है, मैं अलग तरीके से करती हूँ, बट वो हम एक दूसरे का समझ चुके हैं। ये पर्सनल लाइफ से ही आया ना, मुझे पता चला कि ये कैसा है, इसको पता चला कि मैं कैसी हूँ। तो नेगेटिव पॉइंट्स आई थिंक इज कभी कभार जब हमारा पर्सनल झगड़ा होता है तो मैं प्रोफेशनली भी इससे बात नहीं करती। ये तो कॉमन है। हाँ, तो मैं फिर आना भी बंद कर देती हूँ सब्र, और मैं इससे क्या किसी से बात नहीं करती, इससे झगड़ा मतलब सब्र से झगड़ा। और सबसे हाँ, और सबसे झगड़ा। मम्मी मम्मी बोलती है यही मूड बिगाड़ता है और यही फिर मूड ठीक भी कर देता है। एंड कौन, पर्सनल लाइफ कभी कभार कम हो जाती है क्योंकि कभी कभार रात को भी हम लोग साथ में बैठे रहते हैं। जैसे कल हम एक पार्टी में थे, रैंडम पार्टी में है, मजे कर रहे हैं, रैंडमली माधव एक चीज निकालता है, मुझे ये करना है सब्र में। तो मतलब कभी भी वो कॉन्वर्जेशन आ जाता है, तो कभी कभार, हाँ, वो कभी कभार वो स्पेस नहीं रहता कि पर्सनल लाइफ ये है प्रोफेशनल लाइफ ये है, इवन दो बहुत अपार्ट है पर कभी कभार मर्ज भी कर जाती है। अचानक से माइंड पे आ गया तो डिस्कस हो जाता है क्योंकि आप सेम चीज कर रहे हो दोनों साथ में एज अ कपल। यस, एंड प्रोज एंड कॉन्स, आई थिंक जो सेम चीज प्रो है वो सेम चीज कॉन भी है। हाँ, आप बताओ सर। ये देखो, प्रोज में तो एक पॉइंट इसने जो बोला एथिक्स की बात है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट, द कोर वैल्यू, कि आप ये क्यों कर रहे हो और आपको करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, मतलब आप किस तरीके, रीजन से हो, किस तरीके से कर रहे हो, आपका तरीका, जैसे वो थोड़ा बहुत मतलब चेंज होते रहता है। हाँ, मतलब अब आज आप मान के चलो कि आकांक्षा को कोई भी चीज करना है, उसका वे आउट है कि भाई आज के डेट में अपन लोग रेसिपीज आज से लॉन्च करते हैं और एक साथ पूरी पांचों रेसिपीज एक साथ लॉन्च करते हैं। मेरे दिमाग में वो आइडिएशन रहेगा कि भाई एक एक करके डेली इंट्रोड्यूस करो, तो वो डिफरेंसेस आएंगे। बट कोर एथिक बिहाइंड इट इज कि सर्विंग अ गुड फूड, गुड क्वालिटी फूड, तो वो आपका जब तक सेम है तब तक यू आर गोइंग गुड, बाकी डिफरेंसेस आते रहेंगे। तो द प्रो इज कि आपका
कोर वैल्यू सेम है जब आप एज अ कपल कर रहे हो उस चीज को। सेकंड पॉइंट है इजी कम्युनिकेशन हो जाता है, या क्योंकि हम लोग साथ में ही रह रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरे को इसको रीच आउट करने के लिए बहुत समय नहीं लग रहा है। आज के डेट में यदि मेरे को कोई भी पॉइंट कन्वे करना है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको रीच आउट मतलब एक्सेस, हाँ, करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। और प्रो है, हम लोग के बहुत सारे डिसीजन सेम रहते हैं। बहुत सारे डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ऐसा लगता है कि डिफरेंसेस आएंगे, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि रेसिपी जैसे हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे आइडिएशंस, बहुत सारी फ्लेवर प्रोफाइल्स जो रहती है, वो हम लोग के फ्लेवर पैलेट्स बहुत सिमिलर है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो एक इजी हो जाता है कि यार ये इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग बहुत वर्सेटाइल है, हम लोग को एक फ्लेवर में स्टिक नहीं होते हैं। हम, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना पसंद है, इसको अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद है, तो वो हम लोग के लिए इजी हो जाता है कि यार एक्सपेरिमेंट करना इज द मेन मुद्दा। अब आगे हो सकता है कि मैं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी कई बार कर लेते हैं। हाँ, मेरे को एक चीज याद आई तो मैं बोल देती हूँ कि हम लोग क्योंकि बहुत सारे ट्रिप्स में जाते हैं साथ में, तो हमारा हर ट्रिप में हम लोग हर जगह खाते ही है, Yes. बहुत खाते हैं हम लोग। तो हम लोग को अभी हम जब रेसिपी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम उस ट्रिप के बारे में सोचते हैं, उस ट्रिप में हमने क्या खाया था, क्या किया था, कैसे हम उसको इसमें इंक्लूड कर सके। तो ये भी हो जाता है क्योंकि यू ट्रैवलिंग सो मच इन योर पर्सनल लाइफ, दैट ऑल्सो इनडायरेक्टली इसमें ट्रांसलेट हो जाता है। कॉन्स बताओ आप, सब तो मेरा कॉपी किया। मैंने जो बोला था वही वही। देखो कॉन्स यार, इसके सबसे मेन कॉन तो ये है कि एज अ कपल ना, हाँ, एज अ personal कपल, मत बता। नहीं एज अ कपल सबसे बड़ा कॉन, सबसे बड़ा तो नहीं तो वन ऑफ द कॉन्स ये है कि आप कोई चीज उतना पावरफुली नहीं बोल सकते, क्योंकि बैक ऑफ सबकॉन्शियसली मेरे को पता है भाई कि आकांक्षा है, मतलब मैं किसी और के ऊपर जितना स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट इम्प्लाई कर पाता हूँ ना, उतना स्ट्रॉन्गली मतलब आप एक बाउंड्री में सेट हो जाते हो। हाँ, मतलब वो होता ही है, मतलब होता ही कुछ भी करो, मतलब Yes. आज के डेट में मैं किसी और से जितना प्रोफेशनली डील कर सकता हूँ उतना प्रोफेशनली आकांक्षा से नहीं कर सकता। पर मेरा ऐसा उल्टा है, मैं और माधव को बोल सकती हूँ कि ये ऐसा ही होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फीमेल एंड मेल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इनको इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा नहीं है, ऐसी जिम्मेदारी इसके ऊपर ज्यादा है मेरे हिसाब से। है। बट फीमेल एंड फीमेल का पर्सपेक्टिव हाँ, मेरे वो ये मतलब फर्क ये आता ये है, डिफॉल्ट रहता है मुझे लगता है। हाँ मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है ना यार कि बाद, अभी तो ठीक है मैं पूरा बाद में मैं हैंडल कर। हाँ हाँ, बाद में फिर उसका रेप्रिकॉशंस क्या आने वाले हैं, वो जैसे इसने बोला एक कौन है कि आप प्रोफेशनल में भी कई बार पर्सनल लाइफ इंटरफेयर हो जाती है, तो यार बिकॉज वी आर Natural है। होता है, मतलब बहुत नेचुरल है वो, ऐसा नहीं है आप कितना भी अवॉइड करो इट्स नॉट कम्प्लीटली अवॉइडेबल। तो उस चीज का एक दायरा, एक वो बना के रखना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द कॉन्स आई वुड से, क्योंकि फिर उतना एकदम ज्यादा आप ओपन नहीं हो सकते। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा आर्गुमेंट किस बात पे होता है, रेसिपी या मैनेजमेंट? रेसिपीज, और यू? आई एम वेरी एडमेंट ये ऐसे ही करेंगे, बट माधव इज ऑल्सो एडमेंट नहीं ये ऐसे ही करेंगे। आई थिंक यस, Recipe? रेसिपीज में होता है, मैनेजमेंट में कम होता है, बिकॉज वही जैसे बताया मैनेजमेंट तो हो जाता है मैनेजमेंट हमारा वीक भी है वैसे। बिकॉज वी बोथ आर लर्निंग, क्या स्टिल लर्निंग। रेसिपीज में थोड़े आइडियाज ज्यादा क्लियर है हम लोग को, हाँ। तो इसलिए ज्यादा बोल्डली हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रायपुर, कि रायपुर के कैफे कल्चर को आप लोग कैसे देखते हैं और फ्यूचर प्लान क्या है? ब्लूमिंग, बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है, बहुत अच्छा। कॉफी कल्चर इतना मतलब ज्यादा आगे बढ़ गया, आपको तो पता ही है, एंड एवरीबडी इज डूइंग सच अ गुड जॉब कि मुझे ऐसा लगता है दैट इज अ वेरी नाइस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कि अगर दूसरा कैफे अच्छा कर रहा है आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप भी अच्छा करो, एंड ये बढ़ता ही जाएगा। सैचुरेशन आज नहीं पाएगा। थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा सा वो है, डिफरेंट लगता है, मतलब इट इज बूमिंग, दैट इज अ वेरी, मतलब पीपल आर एक्सेप्टिंग द कल्चर, एक नया कल्चर आ रहा है एंड इट इज चेंजिंग। मतलब आप
पहले जैसा कल्चर था इंडियन कॉफी हाउस से कैफे कॉफी डे से फिर आपने थोड़ा सा और ऊपर एलिवेट किया. नाउ इट इज बिकम मोर ऑफ गेटिंग डिटेल्ड नॉलेज. मतलब स्पेशलिटी कॉफी आ रही है, आपके रेसिपीज आ रही है, जो फूड है, ब्रेड्स, बेकरीज, वो बहुत चेंज हुए. बट आई फील दैट till the time each and everyone working over here brings that aspect कि भाई इसको करना ही करना है, that motivation कहीं ना कहीं कभी ना कभी lack, it comes with that purpose, तो वो आता ही है. बट मेरे को लग रहा है कि वो कभी ना कभी lack कर जाता है कि इफ किसी को कैफे ओपन करना है रायपुर में, सो 5 पॉइंट्स जो उसको ध्यान देने चाहिए. आपका दोनों का अलग अलग. फूड फॉर श्योर, रेसिपीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सेकंड, किसी का भी कुछ भी कॉपी मत करो. कॉपी कर सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, पर उसको अपने टेस्ट पे मॉडिफाई करो, तभी चलेगा. हर जगह वही चीज खाओगे तो क्या मतलब है, राइट? थर्ड थिंग आई वुड से वुड बी मैनेजमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि हम भी खुद लर्न कर रहे हैं बहुत सारी चीजें. फोर्थ वुड बी लोकेशन शुड बी वेरी नाइस. ऑलवेज टेक केयर ऑफ पार्किंग. पार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट, रायपुर में इम्पोर्टेंट है. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड फिफ्थ आई वुड से बी ट्रू टू योर सेल्फ. बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह तो है ही, टेक्निकल थिंग्स आई थिंक ही विल मेंशन दैट, बट आई वुड से सजेस्ट कि आपको जो करना है वो क्लियर रहना चाहिए. किसी भी दूसरे इंसान को हायर करके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैफे मत खोलो. आकांक्षा इज ऑल्सो अ फूड इन्फ्लुएंसर, सो अकॉर्डिंग टू यू, फूड इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या गलती करते हैं रायपुर वाले? वो अपनी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं, तो आप हर बार जाते हो तो अलग टेस्ट रहता है. कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी बहुत गंदा रहता है. तो कुछ कुछ जगह ही है जिसने रेसिपीज, अपने एसओपीज को बहुत स्ट्रांग रखा है, स्टैंडर्डाइज करके रखा है. तो भले ही, क्योंकि हम सबको पता है, अगर इधर कोई कैफे ओनर भी देख रहा होगा ये वीडियो, ही वुड नो कि स्टाफ रिटेन करना बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में. तो इवन इफ योर स्टाफ इज रोटेटिंग और लीव्स, इफ योर रेसिपी इज स्टैंडर्ड, योर कैफे विल वर्क आउट. ट्रू ट्रू. आपको पॉइंट ऑफ व्यू? किसी चीज में हाँ सेम. ठीक है, 5 पॉइंट बताओ. अच्छा. अगर कोई कैफे ओपन करना चाहता है तो किस 5 चीजों में ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले माइंडसेट. आई थिंक आप क्लियर माइंड से आओ. डोंट कमिट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि फॉर अर्निंग कि भाई मैं खोल दूंगा. वो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने. ये तो सही बात है. अब वो देख के मत आओ. अब मुझे लगता है जनरली रायपुर पे ही ज्यादा होता है. बाहर से भीड़ देख रहे हैं लोग, अगर पैसा है तो खोल लेते हैं. खोल मतलब वो दिखता है वैसा, आपको अंदर का समझना जरूरी है. सेकंड थिंग, बी परसिस्टेंट. कि ठीक है आपको सेटबैक्स आएंगे, ऐसा हर बिजनेस में वो रहता है, बट कंसिडर दिस बिजनेस एज सेम. कि आपका यदि डाउनफॉल है, आपके आइडियाज क्लियर हैं, तो बी परसिस्टेंट. मतलब आप उस चीज में करते रहो. कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ. आई फील दैट. मतलब आप उस चीज में रिजिड मत हो, भाई कुछ नहीं है, 6 महीने खोले बंद कर दिए. दैट इज नॉट हाउ इट ऑपरेट्स. सेकंड हो गया. थर्ड, आपका मैनेजमेंट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आई फील management, staff management, and inventory management. These two are the most important points, aspects that you need to keep in mind in order to be very efficient. जैसे again recipe standardization, that is something that we focus on. दो आप recipe change करते रहो, मतलब different recipes आप लाते रहो, but the recipe that you are bringing, आप हर दिन वही चीज सर्व कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आप बेस्ट सर्व कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आज के डेट में यदि मैं कॉफी पी रहा हूँ, यदि ये मेरे को अच्छी लग रही है, इट इज नॉट द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड, बट दिस इज वन ऑफ द गुड कॉफीज दैट आई हैव हैड. बट दैट थिंग हैज टू बी मेंटेन. कि मैं 1 हफ्ते बाद पीऊँ तो भी मेरे को वो वैसी लगे, 2 हफ्ते बाद पीऊँ तो भी मेरे को वो वैसी लगे. कभी कभार डिफिकल्ट होता है, हाँ. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने जो कोल्ड ब्रू पिया, उसमें फ्रेश ऑरेंज जूस था, कभी ऑरेंज ही खट्टे होते हैं, तो ये सारी चीजें भी होती है. मतलब कि बट कितना आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो उतना करो. My again the other point is कि work for feedbacks. मतलब हम लोग एक चीज पॉइंट रखी है भाई कि एक इंसान है, वो गलती करेगा ही. हम लोग कोई भगवान होके पैदा नहीं हुए, या हम लोग कोई ऐसी चीज लेके नहीं आए अपने साथ कि भाई हम लोग उस चीज को क्रैक कर लिया वो कर लिया. ऐसा नहीं है. We work with feedbacks. Be open to the
maximum amount of critics that you can gain. मेरे को कोई इंसान जब क्रिटिसाइज कर रहा है उससे उतनी खुशी होती है जितनी मेरे को तारीफ सुन के नहीं होती. रीजन बीइंग कि बिकॉज जब आप वो सुनते हो यू एक्चुअली नो कि इंसान, क्योंकि तारीफ 10 लोग कर देंगे. मैं आया कॉफी पिया रैंडमली बोल सकता हूँ भाई कि हाँ ये अच्छा है, बढ़िया है, ओके ठीक है, कोई भी बोल के चलेगा. बट यदि कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, दैट्स व्हेन दैट पर्सन इज एक्चुअली एंगेजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू दैट रेसिपी. मतलब वो तब एक्चुअली उसको खा रहे हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं. तो बी ओपन टू फीडबैक्स. वैलिड पॉइंट है भाई, मतलब मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इसको सोचते हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट की बात है, बट ये पॉइंट हमेशा होना चाहिए. हाँ, मतलब यू But- शुड बी ओपन टू फीडबैक. या बट गुड और बैड जैसा भी हो. रायपुर पे क्या होता है, आई सी ही एज अ फूड इन्फ्लुएंसर बहुत कम लोग हैं जो फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं. मतलब बहुत रेयर, मतलब मैं गिनती के 10 नाम बता सकता हूँ आपको. बट प्रॉब्लम ये क्या होता है उसके बाद ना, अगर आप किसी को फीडबैक दो ना तो यहाँ पे वैल्यू नहीं करते. आप वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको आता ही नहीं है या आपको पता नहीं उसके बारे में. वैल्यू नहीं करते हैं उसको, दे टेक इट एज अ नेगेटिव या एग्जैक्ट rather than taking it as a positive. मतलब आपको कंसेप्टिव. हाँ, आपको वो क्रिटिसिज्म लेना बहुत जरूरी है. और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ एक्सपीरियंस, मैंने कहीं का बोला ये चीज अच्छी नहीं है, जब मैंने बोल दिया है वो चीज अच्छी नहीं है, आप कैसे किसी से चार्ज कर सकते हो और आप देख रहे हो कि आपका सामने वाला बंदा हाँ. टेबल में कुछ किसी ने खाया ही नहीं हो बाइट को. हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि यार आप फ्रंट एंड ऑफ द किचन में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, उससे ज्यादा तो बैक एंड में भी होती है. हम लोग कई चीजें अपनी खाते हैं और हम लोग बोलते हैं इतनी खराब रेसिपी हम लोग उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, फिर हटा देते हैं. तो सामने भी वो प्रॉब्लम आ सकता है. वी हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स. अगर आपका सेम सिनेरियो होता है तो हाँ. कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया, हाँ. एक बाइट ट्राई किया हाँ. और बोल रहा कि मजा नहीं आया, तो एज अ ओनर पॉइंट ऑफ व्यू हाँ. क्या आपका हो रहा है? Yeah, we'll improve to it. हम लोग don't charge it to them because if that's a constructive criticism then, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी ये भी बात है, कभी कभी ये कोई जानबूझ के भी करता है ये भी. मतलब you have to understand, you have to find that thin line between कि कौन एक्चुअल में नहीं हो रहा है. जैसे एक बार हुआ था हम लोग का, ब्लंटली बता रहा हूँ मैं, we serve a recipe called पेपी पनीर. हम लोग उसको सर्व कर रहे थे, एक उनको टोस्ट आया, एवरीथिंग वाज देयर. वो थोड़ा स्पाइसी रहता है बट उसका नाम था पेपी पनीर, बट वो टोस्ट में उनको पनीर ही नहीं मिला. अच्छा. हाँ, बिकॉज ऑफ जो भी रीजन होगा, वो हम लोग ने बैकएंड में जाके उसको चेक किया फिर, बट जो भी रीजन होगा उनके टोस्ट में पनीर था ही नहीं. एंड वी लुक्ड इनटू इट एंड एक्चुअल में दे गॉट अ वेरी minimum amount of paneer in peppy paneer. ओके. So it becomes very unethical for us to charge for that thing. कि आप जो सर्व करना चाह रहे हो, आप जब वो सर्व ही नहीं कर पा रहे हो, जस्ट जो नाम है वो कर ही नहीं रहे. कर ही नहीं रहे हो. तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रियलाइज कि जैसे मान के चलो मैं ये मेरे को पता है कि मैं ये सर्व करना चाह रहा हूँ, अब मेरे को दिख रहा है कि मैं वो चीज सर्व नहीं कर रहा हूँ, तो आई जस्ट गेट इट ऑफ. उसको मैं फिर बिल मत करो. तो आई थिंक दैट इज बेटर बिकॉज दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन एज वेल. ठीक है, दे आर ट्रू टू व्हाट दे सर्व, वो आपको एक दिखता है मार्केट में. एंड ऑल्सो फिर इट इज, मतलब मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर भी नहीं कर चाहूंगा वो. But I think this is completely dependent on the approach जो कैफे ओनर लेना चाहता है. जरूरी नहीं है, क्योंकि बैक एंड में तो देखो रॉ मटेरियल्स तो लगे ही है ना, तो ये कोई इसका सही गलत नहीं है. यू हैव टू टेक अ कॉल फ्रॉम योर हार्ट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. और वो तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन आपको पता है कि अगर किसी को नहीं बहाया है तो आप उससे नहीं ले सकते हो. सो गाइस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ ऑफ अस कि अगर कोई पहली बार सब आ रहा है तो 3 मस्ट ट्राई आइटम्स टू ट्राई इट सब. रेड वेडिंग, कास्टिंग काउच, क्रीम चीज बेगल विथ हैलोपिनोस एंड क्रंची चिली ऑयल छान के. ये क्रंची चिली ऑयल छान के मेन्यू पे नहीं है बट मैं सजेस्ट करूंगी. ये मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया. ठीक है. एंड पहली बार कोई अगर खमीर से ऑर्डर कर रहा है तो क्या खाना चाहिए उसको? खमीर से, या खमीर से यू शुड ट्राई द सार्डो. आप बेगल्स भी ट्राई करो एंड ट्राई आवर फोकाचिया. फोकाचिया इज वेरी गुड. नटेला क्रोसॉन, यार एवरीवन ट्राइज न्यूटेला क्रोसॉन. न्यूटेला क्रोसॉन सब खाते ही हैं. यू शुड डेफिनेटली ट्राई क्रोसॉन्स, बट फोका ब्रेड्स आप ट्राई करो. पीपल अंडर एस्टिमेट फॉर ब्रेड्स, बट ट्राई करना चाहिए. आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई ब्रेड्स. होना चाहिए भाई ये तो गाइस टाइम टू आवर फेवरेट पार्ट, रैपिड फायर. दोनों से पूछते हैं, कांचा एंड माधव से, कि कौन सबसे पहले आंसर देता है. तो पहला क्वेश्चन, कौन ज्यादा अच्छा कुक है? मैं. आकांक्षा.
सबसे पहला सॉरी कौन बोलता है? माधव। मी खमीर की सबसे हिट आइटम? साडो नटेला क्रोजो। सब्र कैफे की मस्ट ट्राई डिशेज एंड कॉफी? एक एक। रेड वेडिंग एंड कॉफी नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ। कुकी एंड क्रीम शेक। ये तो डेफिनेटली। अगेन काफी लाइम कोल्ड ब्रू अ मस्ट ट्राई एंड आंध्रा स्टाइल ग्रिल चिकन। अगर आपको एक सेलिब्रिटी को कैफे पे बुलाना हो तो कौन सेलिब्रिटी होगा वो? गुलजार साहब। मेरे को बुलाना होगा यार, मैं अभी बहुत ज्यादा वो सेलिब्रिटी नहीं है, बट प्रशांत किशोर। अभी सुबह देखे ना तभी। स्वीट टूथ या सेवरी? सेवरी ऑलवेज। सेवरी सेवरी। अगर रायपुर के किसी एक कैफे रेस्टोरेंट के साथ कोलैब करना हो तो कौन सा होगा? नुक्कड़। कैफे क्रेविंग्स। सेम आंसर। कैफे क्रेविंग्स। सेम आंसर। कैफे क्रेविंग्स आई वुड चूज तो फर्स्ट। ऑलरेडी तो हो चुका है ना उसके साथ। नहीं अभी मतलब अच्छे फुल मतलब भाई लेकिन लेजिट कैफे क्रेविंग का खाना इज टू गुड। इंडियंस आर माइंड। भाई वो सोल नहीं सोल कड़ी थी ना, वो लोकल में क्या था? बहुत सारी चीजें हाँ, थी यार। नहीं, एक कोई ऐसी चीज थी ड्रिंक में, मैं भूल रहा हूँ मैं नाम। बता रहा हूँ कैफे क्रेविंग का इंडियन इज द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन फूड इन द सिटी। ट्रू ट्रू ट्रू। क्रोजोन या सार्डो लाइफ टाइम फेवरेट? साडो। साडो। बिजनेस और रिलेशनशिप में कौन बॉस है? मैं। रायपुर का फूड सीन को एक वर्ड पे अगर डिस्क्राइब करो तो? वास्ट। ग्रोइंग। ट्रू। अब एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये, रायपुर में ऐसी 3 जगह बताओ जहां लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए। राजेश लिट्टी चोखा। क्या मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है? रेबल एंड भगत ताराचंद। चलिए भगत राजन तो बोली, मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान के समोसे अरे मेरे पर्सनल फेवरेट है। माय पर्सनल फेवरेट। आपको और एक खाना है तो आजकल नया नया वेट आई टेल। राजस्थान के समोसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, राजस्थान के समोसे आप खाओ बिल्कुल। और ये रैपिड फायर कर ही नहीं पाता यार। अरे यार तुम सोच। मेरा बता दी ना ये। पर आप किसी मेहमान को कहाँ लेके जाओगे 3 जगह? मैं राजस्थान। हाँ राजस्थान का समोसे राजेश लिट्टी चोखा तो मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। और ऐसे टॉप ऑफ द हेड बोल दो। नहीं, साई गुपचुप नहीं, अभी ऐसे साई गुपचुप नहीं थोड़ी ना लेके जाऊंगा मैं यार, बहुत खिलाता हूँ मैं तो, पर ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा है। यार देखो यार मास ढाबा बोल दो। मैं लेके जाऊंगा प्रिंस ढाबा। इतना स्लो। प्रिंस ढाबा। प्रिंस ढाबा राइस। 3 हो गए इनके, राजस्थानी, साई गुपचुप हाँ और प्रिंस ढाबा, यस। जहाँ पे डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए। चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। एंड सब्र में आपका क्या फेवरेट है कमेंट करके बता दो। एंड क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? प्लीज फॉलो रायपुर फूड पीडिया।